हेलो तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो हमारे पास है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। इससे प्रीवियस हम लोग जो है ना रजिस्टर और इंडक्टर को जो है वो स्टडी करके आ चुके हैं। अब हमारे सभी के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर हम इन टॉपिक्स को जो है वो स्टडी कर क्यों रहे हैं, हमारा इनसे काम क्या है। अब देखें, जब भी हम लोग जो है ना एसी सर्किट्स को डील करते हैं ना तो कहीं पर आप लोगों को पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होता है, कहीं पर आप लोगों को करंट ज्यादा चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को लगाकर जो है ना अपने सर्किट के अंदर अपनी मर्जी से पोटेंशियल और करंट को क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इन टॉपिक्स को क्या करते हैं, बेसिकली स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर से करंट और जो वोल्टेज है वो किस तरह से बिहेव करते हैं हमारे पास। ठीक है, आपकी थ्योरी के अंदर ना स्टार्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो कैपेसिटर है ना वो अपने अंदर से डीसी करंट को जो है वो परमिट होने नहीं देता, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को वो हमारे पास परमिट होने देता है। ओके हो गया। लास्ट में मैं आपको ना मैथमेटिकली ये रिलेशन बताऊंगा कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो डीसी को अपने अंदर से फ्लो होने क्यों नहीं देता और अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने क्यों दे रहे हैं हमारे पास। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं एसी को। जब मैं अगर डीसी की भी बात करूं तो डीसी को अगर देखें ना तो डीसी के अंदर करंट की जो वैल्यू होती है ना या टर्मिनल की जो पोलैरिटी होती है वो हमारे पास ना कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। मतलब कैपेसिटर चार्ज तो होता है लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो कैपेसिटर है वो डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसको डिस्चार्जिंग का जो है ना वो मौका नहीं मिलता। ओके हो गया। तो ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल सी बात थी। लास्ट पर आप लोगों को जो है वो मैथमेटिकली मैं इस चीज को प्रूव करके दूंगा। अब हमारे पास ना सपोज करें एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोगों ने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना उसके लिए हमारे पास ना ये पीक होती है। ठीक है, साइनोसाइडल वेव आप लोगों ने पढ़ी हुई है। इंस्टेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं 0, t/4, t/2, 3, t/4 और ये क्या है हमारे पास t। अब देखें, हमने सपोज लेट करना है कि इनिशियली मेरे पास ना ये हाफ इंटरवल है मेरे पास 0 से t/2 का। चले, हमने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास जो इंटरवल है वो 0 से t/2 का है और हमने लेट किया कि यहां पर पॉजिटिव और यहां पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक हो गया। इनिशियली मेरे पास बच्चों देखें, बात को ध्यान से सुनना है, इनिशियली मेरे पास सोर्स का जो पोटेंशियल है ना वो ज्यादा होता है और कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कम और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा। अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता था ना, प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता के आया हूँ, प्रीवियस चैप्टर के अंदर, कि कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता है ना उसकी प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है ना उस टाइम हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होते हैं। हम लोगों ने डीपली इस चीज के ऊपर बात की, अगर नहीं की तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग लेट करते हैं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो इसके ऊपर आपके पास जो चार्ज आएगा ना वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, और ये नेगेटिव के साथ तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपके सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है इस ईएमएफ सोर्स की वजह से, सपोज के उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, क्लॉकवाइज हमारे पास। अब जब करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा था ना तो आपका जो कैपेसिटर है वो हमारे पास हो रहा था चार्ज। ब्लैक से मैं चार्जिंग को लिख रहा हूं, ठीक, चार्जिंग को। अब देखें, ये जो इंटरवल होता है ना इसमें ना आपके वेव के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये जो क्वार्टर होता है ना इनिशियली मेरे पास यहाँ पर जब पोटेंशियल यहाँ से चलता है तो करंट आपके सर्किट के अंदर ना मैक्सिमम होता है हमारे पास, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती हमारे पास कोई भी। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे ना, मतलब कि हमारे पास क्या करेगा, करंट जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा। तो आपका जो कैपेसिटर है ना वो चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये चार्ज होगा ना इसकी दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आपका जब करंट हमारे पास इस पॉइंट पे आता है ना यहाँ पर, उस टाइम आपका जो कैपेसिटर होता है ना वो बच्चों फुली चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये ब्लैक हम लोग चार्जिंग के लिए ले रहे हैं। ओके हो गया। यहाँ पे आके कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। अब इसने क्या होना है, डिस्चार्ज, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीजिंग की तरफ गई थी, अब इंक्रीजिंग किस तरफ आएंगे, डिक्रीजिंग की तरफ। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा और इस सोर्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ना तो कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज, और इसने जो चार्ज अपने अंदर स्टोर किया है उसको वापस से क्या करेगा, सर्किट को परमिट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें फिर हमारे पास जब ये डिस्चार्जिंग कर रहा होगा, डिस्चार्जिंग के दौरान हमारे पास जो डायरेक्शन होगी ना वो हमारे पास क्या होगी, चार्ज हुआ क्लॉकवाइज, डिस्चार्ज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर
नेगेटिव। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से क्या करेगा, डिस्चार्जिंग। तो ये जो पीक होगी ना हमारे पास, ये जो हाफ क्वार्टर होगा, ये किस चीज का होगा बच्चों, डिस्चार्जिंग का हमारे पास जो है वो प्रोसेस होगा। ओके हो गया। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे T/2 के ऊपर आकर आपका जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज को जो है अपने सर्किट के अंदर क्या करेगा, परमिट करेगा और खुद क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब जब वो डिस्चार्ज होगा ना, अगेन मेरे पास ईएमएफ सोर्स या जो अल्टरनेटिंग सोर्स है उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और आपके कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो दोबारा क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब जो इंटरवल स्टार्ट होगा ना वो T/2 से और T तक का है। तो ये जो इंटरवल है ना वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है T/2 से T तक का। यहाँ पे आने के बाद कैपेसिटर क्या हो गया, फुली डिस्चार्ज। अब कैपेसिटर ने क्या होना है, चार्ज होना है। तो इसका ये जो क्वार्टर साइकिल होता है ना, ये वाला साइकिल, यहाँ पर कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज। और हमें ये पता है कि हर हाफ साइकिल के बाद जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो अपनी टर्मिनल की पोलैरिटी को क्या कर देता है, रिवर्स। जहां पे नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और जहां पर पॉजिटिव था वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर के अंदर वो किस तरह से हो रही है, हमारे पास बच्चों जो चार्जिंग हो रही है ना वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है। ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चार्जिंग के अंदर आएगा। इसके यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इन दोनों के दरमियान में विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास पोटेंशियल क्या करता जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज क्यों करता जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग होना स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है। चार्ज हो रहा होगा, जैसे जैसे चार्ज बिल्ड करता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा। तो हम जब इस क्वार्टर साइकिल के अंदर यहाँ से और यहाँ पे आते हैं 3T/4 के ऊपर, ठीक है, आपका जो कैपेसिटर होता है ना वो अगेन फुली क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा और इसका अगेन क्या हो जाता है, कम। तो ये जो कैपेसिटर है इस क्वार्टर के अंदर अपनी जो है वो एनर्जी को क्या करता है, या अपने ही करंट को क्या करवाता है, फ्लो करवाता है। तो मेरे पास क्या होगा, अब कैपेसिटर नहीं होना है डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर हमारे पास क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। कुछ ये हमारे पास डायरेक्शन होगी। तो ये मेरे पास है डिस्चार्जिंग और ये जो ब्लैक से हम लोगों ने ली हुई है ये क्या है, चार्जिंग हमारे पास। ठीक है। तो फिर हाफ साइकिल आएगा, फिर हाफ साइकिल में ये प्रोसेस होगा, देन हमारे पास लोअर साइकिल आएगा तो ये होगा। तो एक हाफ साइकिल में अगर ये क्लॉकवाइज चार्ज हुआ है तो दूसरे में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डिस्चार्ज होगा। अगर दूसरे में ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ है, चार्ज, तो क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज होगा। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ हमने वही जो है वो स्टडी करनी है। और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को जो है वो पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है। हमने ना यहाँ पर 3 ग्राफ सेपरेटली बनाए हैं, मैं कंबाइंड इनको बना दूंगा और सेपरेटली भी मैं आपको समझा देता हूँ ये किस तरह से हमारे पास वर्क करते हैं। अब देखिए एसी सोर्स की वजह से हमारे पास क्या था, पोटेंशियल था। ठीक है। सो एज वी नो, हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना वो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारे पास कैपेसिटर क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। तो कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला रीड किया हुआ है, एंड Q इज इक्वल टू C एंड V। ये जो फॉर्मूला है वो आप कैपेसिटर के अंदर क्या करके आए हैं, पढ़कर आए हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक के तो वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने चार्जिंग के लिए फॉर्मूला लगाया, जब कैपेसिटर क्या हो रहा होता है, चार्ज। यहाँ से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकालते हैं। ये कोई इक्वेशन है 1 हमारे पास। ठीक है। और ये कोई इक्वेशन है 2 हमारे पास। अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है V, तो ये है V हमारे पास। तो आपने इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू C V0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं पोटेंशियल और चार्ज को देखता हूँ ना, इन दोनों में ही बच्चों देखें साइन फंक्शन है। ठीक है। मतलब वोल्टेज और जो चार्ज है वो वेरी कर रहे हैं किस फंक्शन के साथ, साइन फंक्शन के साथ। और यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, थीटा। मतलब इन दोनों के दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर फेज डिफरेंस होता तो वो प्लस में होता। ठीक है। प्लस कुछ ना कुछ आपके पास एंगल होता, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल नहीं है। तो पोटेंशियल और चार्ज जो है वो वेरी कर रहे हैं किस फंक्शन के साथ, साइन फंक्शन के साथ हमारे पास। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू लेट करता हूँ ना, थीटा इज इक्वल टू 0, 0 पर आप जो है ना पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो वो इसके लिए भी 0 ही होगा और इसके लिए भी 0 ही होगा। पोटेंशियल 0 तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं 90 लूंगा तो यहाँ पर 90 साइन 90 पॉजिटिव 1, तो साइन 90 पॉजिटिव 1, तो मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल पर मैक्सिमम चार्ज होगा हमारे पास। ठीक है।
उसके बाद आप 180 ले लें, अगेन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और चार्ज भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों जो वेव फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ रही है, इन फेज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। फेज ऑफ एसी के स्टार्ट में ही मैंने आपको ये बात बताई हुई है। तो हमारे पास क्या होगा, इफ यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा, इफ Q एंड V आर इन फेज, ठीक है, कि हमारे पास Q और V जो है वो क्या है, इन फेज है। अगर ये इन फेज है ना, तो ये देखिए, ये मैं पोटेंशियल ले लेता हूँ, वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है। तो वोल्टेज हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब यहां पर ओमेगा टी हो हमारे पास या थीटा हो, उसके साथ प्लस या नेगेटिव के अंदर फेज डिफरेंस ना हो, तो आपकी जो वेव है ना वो बच्चों यहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। मैं डीपली इन चीजों के ऊपर बात करके आया हूं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे तो आप लेक्चर जो है वो जाकर देखें, ताकि आपको इन चीजों की समझ आए। तो ये मेरे पास क्या फ्लो कर रहा है, वोल्टेज फ्लो कर रहा है। तो मैंने कहा कि हमारे पास V और जो Q है वो दोनों इन फेज हैं। अगर ये इन फेज हैं तो मेरे पास जो चार्ज है वो भी क्या होना चाहिए है, जब पोटेंशियल जीरो पे है तो चार्ज भी कहां पे रहेगा, जीरो पर। जब पोटेंशियल मैक्सिमम पे है तो चार्ज कहां पे होगा, मैक्सिमम के ऊपर। तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल के लिए ये ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल मिनिमम, चार्ज मिनिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम, चार्ज मैक्सिमम, अगेन पोटेंशियल मिनिमम, चार्ज मिनिमम, अगेन पोटेंशियल मैक्सिमम, तो चार्ज मैक्सिमम, और यहाँ पर अगेन मिनिमम और यहाँ पर मिनिमम। तो ये मेरे पास ना इन फेज मूव कर रहे हैं दोनों ही, ठीक हो गया, वोल्टेज और चार्ज। अब हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है ना, वो हमें निकालना है करंट। अब इस करंट की वैल्यू को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करें, यहाँ पर ना आपको करंट का जो है वो फॉर्मूला यूज करना है। करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ना, यूजिंग द टर्म ऑफ करंट, यहाँ पे आप लिख लें, नाउ यूजिंग द टर्म ऑफ करंट, ठीक है। वोल्टेज और चार्ज तो मैंने निकाल ही लिया, बेसिकली मैं इन दो के दरम्यान में डिफरेंस देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर करंट के टर्म को यूज कर रहा हूँ। अब करंट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमें पता है, I इज इक्वल टू डेल्टा Q एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, ये जो Q है, Q की वैल्यू आपने यहाँ पे स्टडी किया, तो इस वैल्यू को C V नॉट साइन ओमेगा T को Q की जगह पे आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारे पास डेल्टा और डेल्टा T जो है ये बाहर आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, C V नॉट साइन ओमेगा और T आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर एसी थ्रू एंड इंडक्टर के अंदर मैं आपको ये बता के आया हूँ, ये जो चीज है ना हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। इसको आप लोग ना d डिवाइडेड बाय dt के साथ भी लिखते हैं, और यहाँ पर ना हम लोग चेन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेन रूल। तो ये याद रखना है, ये डिफरेंशिएशन है हमारे पास, ठीक है। C और V नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू में, तो डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन होती है ना वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होती। इसको उठाकर बाहर ले आए, तो इसको उठाकर जी हम बाहर ले आते हैं C और V नॉट को, तो I इज इक्वल टू C V नॉट, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा एंड डेल्टा T हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा T। इसके साथ हमने क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। अब जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो मैंने आपको चेन रूल बताया था एसी थ्रू एंड इंडक्टर के अंदर, ये मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है, आउटर, और ये मेरे पास कौन सा होता है, इनर। जो डिफरेंशिएशन है ना चेन रूल के अंदर, वो पहले आउटर फंक्शन पे अप्लाई होती है, देन वो इनर फंक्शन पे, उसके बाद हम दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अप्लाइंग द चेन रूल, तो इस टर्म के ऊपर ना आपने चेन रूल को क्या कर देना है, अप्लाई। तो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, साइन ओमेगा T इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होता है, cos थीटा, आप इसको लिख लें यहाँ पे, cos ओमेगा T आउटर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, और इसकी लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा इसके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ओमेगा cos ओमेगा T हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है मेरे पास डेल्टा डेल्टा T डिवाइडेड साइन ओमेगा T, वो मेरे पास किसके इक्वल है, ओमेगा cos एंड ओमेगा T के हमारे पास इक्वल है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर राइट ऑन दिया, आप वहां से जाकर इसको देख भी सकते हैं। तो अब हम लोग इसको आगे जो है वो कैरी कर लेते हैं। तो इस फंक्शन की जगह पे आप क्या पुट कर दें, ये चीज पुट कर दें। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास क्या आएगा, I
इज इक्वल टू सी वी नॉट, और ये हमारे पास इक्वल आएगा ओमेगा, और यहाँ पर कॉस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट, तो इसको दोबारा से बाहर ले आए, तो हम इसको बाहर ले आते हैं, तो ये मेरे पास हो गया ओमेगा सी वी नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया कॉस ओमेगा टी हमारे पास। ठीक है, अब उसने लेट किया हुआ है कि ये जो फैक्टर है ना हमारे पास, ये सारा वो हमारे पास ना आई नॉट के इक्वल है। ये मैं बता भी देता हूँ आई किस तरह से आई नॉट के इक्वल है। आई नॉट इज इक्वल टू, उसने लिया हुआ है ओमेगा सी एंड वी नॉट, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल पे मैक्सिमम में क्या रहेगा करंट, और ये जो चीज है ना वो हमारे पास कैपेसिटर की क्या होती है, रिएक्टेंस होती है। क्या चीज होती है, रिएक्टेंस। अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँ ना, हम इसको लिखें आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा, और सी को आप नीचे डिवाइड करवा लें। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखा जाएगा 1 ओवर ओमेगा सी। अब ये जो मेरे पास फैक्टर होता है ना 1 ओवर ओमेगा सी का, ये वाला, ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स एंड सी के। तो जो आई नॉट है ना वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एंड सी। तो ये अकॉर्डिंग टू ओहम नहीं फॉर्मूला नहीं बनता हमारे पास। देखें v इज इक्वल टू आई आर एंड i इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r हमारे पास, तो v डिवाइडेड बाय r। अब एसी सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस का जो काम है वो रिएक्टेंस करती है। क्या करती है, रिएक्टेंस, इसलिए ये मेरे पास रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, इसलिए हमने इसको क्या लिया हुआ है आई नॉट के इक्वल लेट किया हुआ है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आई नॉट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप इसको पुट कर लें, तो i इज इक्वल टू आई नॉट, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा cos ओमेगा टी। अब यहाँ पर आपको जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी यूज किए एसी थ्रू एन इंडक्टर के अंदर। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या होती है, या हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमारे पास होती है cos थीटा। ये हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 के। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, प्रीवियस लेक्चर में बताते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है ओमेगा, तो आप थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे ओमेगा, तो थीटा को हटा के आप क्या ले लें, यहाँ पे ओमेगा ले लें, और यहाँ पर भी क्या ले लें ओमेगा एंड टी ले लें। अब इस वैल्यू को cos ओमेगा टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो मेरे पास क्या आएगा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये चीज मुझे क्या बताती है, ये देखें, ये मेरे पास जो फॉर्मूला बना है ना वो इस तरह से बना है करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट, जो कि मैं फेज ऑफ एसी के अंदर बता के आया हूँ, थीटा प्लस हमारे पास फाई। ये जो चीज होती है ना ये अगेन हमारे पास फेज डिफरेंस होता है। क्या होता है, फेज डिफरेंस, और ये जो चीज होती है ना वो हमारे पास होती है फेज। अब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस हमारे पास है ना वो है पाई बाय 2 का, और सेंटर में क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अगर बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव आता है ना, इस तरह की कुछ सिचुएशन आ जाए थीटा प्लस फाई, तो क्वांटिटीज ना लीड करती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता नेगेटिव, क्या आ जाता नेगेटिव, तो करंट क्या करता हमारे पास लैग करना स्टार्ट कर देता। अब चूंकि कंडीशन इस तरह की है थीटा प्लस फाई, तो मेरे पास ये क्या कर रहा है लीड कर रहा है हमारे पास। ओके हो गया, तो पोटेंशियल पीछे चल रहा है और करंट कहाँ चल रहा है आगे चल रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हो ना पॉजिटिव पाई बाय 2, तो आपके पास जो पीक है ना वो स्टार्ट होती है 90 डिग्री से। अगर यहाँ पे होता ना नेगेटिव पाई बाय 2, तो आपकी जो पीक है वो स्टार्ट होती है 270 से। फेज ऑफ एसी के अंदर अगेन मैंने ये बात की हुई है, आप लोग लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने अब ड्रॉ करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस चीज को करंट की जो मेरे पास एक इक्वेशन आई है ये वाली, जो मैं बताती है कि करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ से देखें प्लस पाई बाय 2 था, प्लस के लिए पीक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और कुछ इस तरह से मूव करती है, ये हमारे पास है करंट के लिए। अब देख, जब हमारे पास करंट जो था वो 90 के ऊपर था, उस टाइम वोल्टेज कहाँ पे था 0 के ऊपर। जब आपका वोल्टेज जो है वो कहाँ पे गया 0 से और पाई बाय 2 के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे आया पाई बाय 2 पे। तो आपका जो करंट था ना वो तो ऑलरेडी पाई बाय 2 पे था, क्योंकि इसने भी तो मूव करना था। जब इसने 0 से मूव करना है तो इसने 90 से मूव करना, मूव करते हुए ये कहाँ पे आएगा 180 के ऊपर, और ये कहाँ पे आएगा 90 के ऊपर। जब आपका वोल्टेज 90 पे है उस टाइम करंट कहाँ पे है 180 के ऊपर है हमारे पास। तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, जब आपका वोल्टेज कहाँ पे आएगा 180 के ऊपर आएगा, उस टाइम आपका करंट मूव करते हुए कहाँ पे जाएगा 270 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 180 में 90 को ऐड करें तो मेरे पास कितना हो जाता है 270 हो जाता है। तो ये 180 पर है, ये मेरे पास 270 पर है। फिर से फेज डिफरेंस कितने का है बच्चों पाई बाय
2 का है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ भी π/2 का फेज डिफरेंस था और यहाँ भी कितने का है, π/2 का। उसके बाद जब आपका वोल्टेज 270 पे आएगा, करंट हमारा कहाँ चला जाएगा, 360 के ऊपर चला जाएगा, देन फेज डिफरेंस कितने का है, π/2 का है हमारे पास। ठीक हो गया। तो आई होप सो आपको ये वेव फॉर्म जो है वो समझ आई होंगी। तो यहाँ पर करंट जो है वो लीड कर रहा है अब, और वोल्टेज जो है वो क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। तो हमें फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है। फेजर डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो फेजर डायग्राम में हमारे पास क्या होगा, हमने क्या देखना है, अब इन तीनों को ही मैंने इन तीनों वेव फॉर्म को ना एक साथ ही ड्रॉ करना है हमारे पास, ठीक है। आपने सेपरेट नहीं करना, मैंने समझाने के लिए अलग अलग बनाई है ये। अब इनको ना एक ही उसके अंदर ड्रॉ कर दें ग्राफिकली हमारे पास, ठीक है। वो मैंने इसलिए समझाई थी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोग इसको एक ही डायग्राम के अंदर या एक ही ग्राफ के अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेड हमारे पास था वोल्टेज, तो ये बच्चों हमारे पास है वोल्टेज, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो चार्ज है, ये चार्ज था हमारे पास और रेज हो गया, तो ये हमारे पास चार्ज है, ये याद रखना है आपने, ये चार्ज है, ये हमारे पास वोल्टेज है। तो मेरे पास वोल्टेज और जो चार्ज है वो दोनों क्या चल रहे थे, इन फेज। तो यहां पर हम जो है ना वो चार्ज को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम था वहां पर आपका पोटेंशियल भी मैक्सिमम है, जहां पर वोल्टेज मिनिमम है वहां पर वो पोटेंशियल भी क्या है, मिनिमम। ये चार्ज है, और ये जो रेड में हम लोगों ने बनाया हुआ है ये हमारे पास वोल्टेज है, ठीक हो गया। और रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास ये वैल्यूज चल रही हैं। और जो हमारे पास करंट है वो कहां पे था, 90 के ऊपर, वो था 90 के ऊपर, तो वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक है। तो जब आपके वोल्टेज जो है वो कहां पे आया, 90 पे, उस टाइम करंट कहां पे आ गया, 180 पे। जब आपका वोल्टेज कहां पे आया, 180 पे, उस टाइम आपका जो करंट है वो कहां पे होगा, 270 पर होगा, ठीक है। जब आपका वोल्टेज कहां पे आएगा, 270 पे, उस टाइम आपका जो करंट है वो कहां पे होगा, 360 डिग्री के ऊपर होगा। मींस आई इज लीड एंड वी इज लैग हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप इसकी जो है ना वो बना लें फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम जब हम इसकी बनाएंगे तो मैंने आपको बोला था कि जो क्वांटिटी जीरो पे हो और पॉजिटिवली क्या करे, इंक्रीज, उसको हमेशा किस एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल पे। तो करंट और वोल्टेज के अंदर से जो वैल्यू जीरो पे है ना वो है वोल्टेज, और पॉजिटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज। तो आप इसको क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ कर दें। तो ये मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये है वोल्टेज। अब मुझे देखना है करंट लैग कर रहा है या लीड। तो करंट हमारे पास क्या कर रहा था, लीड, और वोल्टेज क्या कर रहा था, लैग। जो चीज हमारे पास लीड किए करे उसको कहां पे ड्रॉ किया जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस आई, और फेज डिफरेंस हमारे पास कितने का था, π/2 का था। तो ये बच्चों हो गए इसकी फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हम लोगों को जो है इसकी रिएक्टेंस निकालनी है। रिएक्टेंस में हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। रिएक्टेंस का फॉर्मूला आपने पीछे भी स्टडी किया है, हम अभी देख लेते हैं कि रिएक्टेंस को लिखा जाता है इसके साथ सीसी इंडिकेट करेगा कैपेसिटर को। ये हमारे पास होता है VRMS एंड डिवाइडेड बाय IRMS। VRMS की वैल्यू होती है 0.70 और हमारे पास V0। IRMS की जो वैल्यू है वो हमारे पास एंड I0। यहाँ पर ये वैल्यू कैंसल आउट, देन हमारे पास XC जो है वो इक्वल आ गया V0 डिवाइडेड बाय I0 के। यहाँ पर हम लोगों ने लेट किया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे टॉपिक को, वहां पर फ्रंट के अंदर के I0 जो है वो हमारे पास इक्वल है ओमेगा C, और ओमेगा C और हमारे पास था इक्वल V0 के, ठीक है, V एंड नॉट। ये फैक्टर हम लोगों ने लेट किया था पीछे। अब इसी को ना यहाँ पे पुट कर दें, तो XC इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय C एंड V0। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो XC मेरे पास क्या आ गया, 1 ओवर ओमेगा C आ गया। और यही मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंस जो है वो 1 ओवर ओमेगा C के इक्वल होती है। यहाँ पर XC हमने पुट किया था, I0 को लिया था। अब यहाँ पर जो ओमेगा है ना वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि वो इक्वल होती है 2 पाई f के। तो XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई f एंड C।
टू भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और हमारे पास सी भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किस चीज के, आपकी फ्रीक्वेंसी के। अब देखें इनवर्सली रिलेशन है, अगर मेरे पास अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनिशियली क्या थी ज्यादा, तो रिएक्टेंस क्या थी कम। अब जैसे जैसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए कम होना स्टार्ट हो जाए, तो मेरे पास जब ये कम होना क्या होती है स्टार्ट होती है, तो रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाती है ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। अब यही वो रीजन होता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है ना वो अल्टरनेटिंग सोर्स को या अल्टरनेटिंग सप्लाई को अपने अंदर से गुजरने देता है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो क्या होती है ज्यादा होती है, तो मेरे पास उसकी रिएक्टेंस क्या होती है कम हो जाती है मेरे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डीसी सोर्स होते हैं उनकी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा कम होगी रिएक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब जितनी ज्यादा रिएक्टेंस होगी उतना ही ज्यादा ब्लॉकेज ऑफ करंट होगा सर्किट के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास होता है रिएक्टेंस। उसके बाद मैं बता देता हूँ पावर हमारे पास इसमें कब पॉजिटिव होती है और कब हमारे पास नेगेटिव। ये देखें यहां से और यहां तक करंट पॉजिटिव, यहां से और यहां तक पोटेंशियल पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है। तो यहीं पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है। अगर वोल्टेज और करंट दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव और हमारे पास पॉजिटिव, तो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो रहा था बच्चों चार्ज, ठीक है। उसके बाद इस हाफ साइकिल में करंट नेगेटिव और पोटेंशियल पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर क्या चीज पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट क्या है नेगेटिव। तो आपका जो पावर तो नेगेटिव ही आएगी हमारे पास, ठीक है, क्या आएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो आपका जो कैपेसिटर है ना वो होगा डिस्चार्ज। तो टॉपिक के स्टार्ट में मैंने यही बताया था कि हाफ साइकिल के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है, ये जो साइकिल था, और इसके अंदर क्या हो रहा है डिस्चार्ज। इससे जब आप लोग आगे जाएंगे तो ये दोनों ही नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जब भी साइन आता है कैपेसिटर हमारे पास होता है चार्ज। उससे आगे वाले में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा जो करंट है वो हमारे पास किस में आ जाएगा पॉजिटिव, उसमें जो आपका करंट है वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव के अंदर और वोल्टेज किस में रहेगा नेगेटिव के अंदर। तो ये हो गया नेगेटिव, तो कैपेसिटर क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था एसी थ्रू अ कैपेसिटर। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।